सुरभि दिखने में काफी सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वह हर काम काज में निपुण थी। उसे घर परिवार संभालना, साथ ही बड़ों की इज्जत करना, सब कुछ बखूबी आता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कभी किसी को परफेक्ट नहीं बनाते। सुरभि में एक कमी थी और वो थी उसकी हाइट, जबकि 25 साल की उम्र में भी 3 फुट 8 इंच की थी, जिस कारण उसके आसपास के लोग उसे बोनी कहकर पुकारते थे। ऐसे ही एक दिन सुरभि ऑफिस से घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ छोटे छोटे बच्चे कंचे खेल रहे थे। सुरभि का पैर उन कंचों पर चला जाता है। तभी उनमें से एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र महज 8 से 9 वर्ष की थी, वो बच्चा सुरभि से कहता है, अरे ओ बोनी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हमारे कंचे के ऊपर पैर रख दिया। तुमने सारा का सारा गेम खराब कर दिया। माफ करना बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह बच्चा ना, किसी और को कहना। हम बच्चे नहीं हैं, हम तो बड़े हो गए हैं। बल्कि तुमसे लंबी हाइट है हमारी तो। अपनी हाइट ही देख लो तुम, तुमसे भी बड़े लगते हैं हम तो। वहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे सर्कस में तमाशा करने वाले जोकर सूट सलवार पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। इस तरह से वो सभी बच्चे सुरभि का मजाक बनाने लगते हैं। सुरभि बच्चों की बातों को अनसुना करके वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद उसकी माँ सुमित्रा उसे एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये ले मेरी बच्ची, पानी पी। लगता है तू बहुत ज्यादा थक गई है। हाँ माँ, मैं थोड़ा रुक गई हूँ और आज मेरा मूड भी बहुत ज्यादा खराब है। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो था ना ऑफिस में? माँ, मेरी किस्मत भगवान ने पता नहीं कौन से पेन से लिखी है। मेरे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऑफिस में आए दिन मुझे मेरी हाइट के लिए ताने दिया करते हैं, मेरा मजाक बनाया जाता है। कल से तू ऑफिस नहीं जाएगी। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है। लेकिन मैंने तुझे ऑफिस इसलिए भेजा ताकि तू घर पर बैठकर बोर ना हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब तेरी बेइज्जती यूं ऑफिस में हो। तो मैं घर में क्या करूँगी? कितना बोर हो जाती हूँ घर में। घर का काम करने के बाद भी खाली समय बच जाता है मेरे पास। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। मैं तेरे लिए एक स्टेशनरी की शॉप खुलवा दूंगी। तू स्टेशनरी की शॉप पे जाया कर और स्टेशनरी का सामान बेचा कर। ऐसी जॉब करने का कोई मतलब नहीं बनता बेटा, जहाँ तुझे इज्जत ही ना मिले। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुमित्रा अपनी बेटी सुरभि के लिए एक स्टेशनरी की शॉप करवा देती है। सुरभि अब रोज सुबह घर का सारा काम काज करने के बाद अपने शॉप पर जाया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सुमित्रा को सुरभि की शादी की चिंता सताने लगी थी और एक दिन सुमित्रा अपने पति मोहन से सुरभि की शादी की बात करते हुए उनसे कहती है, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुरभि की शादी कर देनी चाहिए। और अब मुझे उसकी शादी की चिंता सताने लगी है। सबको जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। सुरभि बहुत अच्छी बेटी है, उसने कभी भी हमें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा परिवार मिले। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने कुछ यार दोस्तों से बात करता हूँ सुरभि की शादी के लिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो काम आने वाले नहीं है। हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए। मोहन अब अपने हर यार दोस्तों में जगह जगह सुरभि की शादी की बात के लिए कह देता है। कुछ ही समय बाद एक बहुत ही अमीर घर से सुरभि को देखने के लिए बबीता और उसका बेटा अमर दोनों सुमित्रा के घर आते हैं। सभी लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुरभि वहाँ चाय नाश्ता लिए आती है। सुरभि को देखकर अमर और बबीता दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अमर दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का था, तो वहीं सुरभि उसके आगे काफी ज्यादा छोटी और कम हाइट की दिखाई दे रही थी। तभी बबीता सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, क्या मजाक बना रही हो आप हमारा? इतनी दूर से हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए थे। मेरे बेटे का एक एक मिनट बहुत कीमती है। वो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सर्जन है और वो खास मेरे कहने पर समय निकालकर यहाँ आपकी बेटी को देखने के लिए आया था। और आपकी बेटी को देखकर तो मेरे बेटे का समय ही खराब हो गया। पहले ही बता देती कि आपकी बेटी बोनी है। देखिए, हमें हमारी बेटी में कोई कमी नजर नहीं आती। अगर आप लोगों को हमारी बिटिया में कोई कमी नजर आ रही है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी जहाँ पहली बार में ही उसकी कमी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है।
अरे एक बार आप लोगों ने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करी, यहाँ तक कि ये नहीं पूछा कि वो क्या करती है क्या नहीं। बस आप लोगों को मेरी बेटी की हाइट नजर आ रही है। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मेरी बेटी का कद छोटा हो, वो हाइट में छोटी है, लेकिन आप लोग अपने सोच से बहुत ज्यादा छोटे हैं और मुझे ऐसे छोटे लोगों के घर में अपनी बेटी को नहीं भेजना। बहन जी, अगर आपका कोई बेटा होता ना तो आप भी अपने घर में ऐसी बोनी बहू कभी नहीं लेकर आते। वो तो आपकी बेटी है, इसीलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। माफ करना कि मुझे बड़े लोगों के बीच में बोलना पड़ रहा है। आंटी जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरी माँ है, लेकिन मैं इनके बेटे की पत्नी हूँ। इन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन मैं इनकी बहू हूँ। इन्होंने या फिर इनके बेटे ने कभी भी मुझसे मेरी हाइट के लिए कुछ नहीं कहा। मेरे पति ने मेरे साथ हमेशा मेरे गुणों और मेरी अच्छाई को प्यार किया और पहचाना। मेरे पति के जाने के बाद हमेशा मेरी सास यानी कि मेरी माँ ने मुझे एक बेटी की तरह प्यार किया, और आज ये लोग खुद अपनी बोनी बहू का रिश्ता एक ऐसे घर में करवाना चाहते हैं जहाँ मुझे मेरे गुण से, मेरे मन से, मेरे व्यवहार से लोग प्यार करें, ना कि मेरी हाइट देखकर मुझे जज करें। बबीता और अमर दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सुरभि रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। भगवान ने शायद मेरे जीवन में यही लिखा है, पर आपसे विनती है, आप अब मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिएगा। मुझे अब हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई हैं और आज नहीं कल तो तुझे तेरा जीवन साथी जरूर मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुरभि की दुकान पर एक लड़का आता है जो कि सुरभि की तरह ही बोना होता है, लेकिन वो लड़का दिखने में स्मार्ट और डैशिंग होता है। उस लड़के का नाम अमृत होता है। अमृत सुरभि की दुकान पर कुछ स्टेशनरी का सामान लेने के लिए आया होता है। अमृत को सुरभि बहुत अच्छी लगती है और अमृत सुरभि से कहता है, वैसे आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, और आपने ये दुकान कब से शुरू की है? जी, मेरा नाम सुरभि है और ये दुकान मैंने नहीं बल्कि मेरी माँ ने शुरू की है। मेरे पति के जाने के बाद मैं हमेशा घर पर बोर होती थी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे स्टेशनरी की शॉप ओपन करके दी थी ताकि मैं अपने जीवन में कुछ अलग करूं। क्योंकि हाइट कम होने की वजह से लोग मेरा मजाक बनाया करते थे, ऑफिस में तो कभी गली मोहल्ले में। वैसे हम दोनों की हाइट सेम ही है, बस मैं आपसे 1-2 इंच एक्स्ट्रा लंबा होऊंगा। मजाक तो मेरा भी बहुत बनता है, पर कहते हैं ना, लोगों का तो काम है बोलने का। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली और अपने आप पर फोकस करना है, बाकी दुनिया तो भाड़ में गई। आपने बहुत सही कहा, मैं भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। अमृत बार बार सुरभि को देखता रहता है। उसे सुरभि मन ही मन बहुत पसंद आती है। अमृत किसी तरह से सुरभि के घर का पता निकालता है और अपने माता पिता के साथ जाकर सुरभि के माता पिता से डायरेक्ट सुरभि का हाथ मांगता है। ये सब देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी होती है और सुमित्रा कहती है, तुम मेरी सुरभि को इतना पसंद करने लग गए कि सीधा उसका हाथ मांगने के लिए मेरे घर पे आ गए। मैं वादा करती हूँ बेटा, तुम्हारी और सुरभि की शादी में धूमधाम से करवाऊंगी। सुरभि को भी अमृत बहुत पसंद आता है और कुछ ही महीनों बाद सुरभि और अमृत की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और इस तरह से सुरभि अपने नए परिवार के साथ अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। मायानगर गांव में तारा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चे पिंकी और राजू के साथ रहा करती थी। माया बहुत गरीब थी। ऐसे ही एक दिन माया बाजार से सब्जी लेकर आती है कि तभी भारी वर्षा होने लगती है। भारी वर्षा होने की वजह से माया अपने दोनों बच्चे पिंकी और राजू के साथ अपने टूटे हुए घर में चली जाती है और खिड़की से बारिश को देखने लगती है। बारिश तो बहुत तेज हो रही है और अब तो घर की छत भी टपक रही है। अब बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊं? इतना सोचकर तारा बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगती है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती और धीरे धीरे गांव में पानी भरने लगता है। साथ ही अब देखते ही देखते तारा के घर में भी पानी भरने लगता है, जिस वजह से वे अपने घर का कुछ जरूरी सामान बेड के ऊपर रख देती है और बच्चों को भी बेड से नीचे उतरने से मना कर देती है और खुद मन ही मन सोचती है, हे भगवान,
प्लीज ये भारी बारिश होना बंद करा दो। अगर वर्षा इसी तरह से होती रही तो गांव में बाढ़ आ जाएगी, और अगर गांव में बाढ़ आ गई तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी। तारा ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसका बेटा राजू तारा से बोलता है। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तो तुम आ चुकी हो, अब कुछ खाने को दो ना। बेटा, बारिश बंद हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। देखो देखो, घर में पानी भर गया है, ऐसे में खाना बना पाना मुश्किल है। अपनी माँ की बात सुनकर राजू भी चुप हो जाता है और कुछ देर बाद राजू और पिंकी सो जाते हैं। लेकिन पूरी रात इसी तरह से बारिश होती रहती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के आने से गांव के सभी लोग अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, लेकिन तारा का इस दुनिया में उसके बच्चों के अलावा कोई नहीं था। इसलिए जब गांव में बाढ़ आती है तो तारा अपने दोनों बच्चों को लेकर पास के गांव में चली जाती है। लेकिन उस गांव के लोग मायानगर के लोगों से नफरत करते थे, इसलिए वह लोग तारा को वहां नहीं रुकने देते और उससे बोलते हैं। देखो बहन, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप किसी दूसरे गांव में चली जाओ, क्योंकि हमारे और तुम्हारे गांव की दुश्मनी चल रही है और हम अपने दुश्मन गांव वाले किसी भी शख्स को अपने गांव में पनाह नहीं दे सकते। भैया, तुम मुझे बहन भी बोल रहे हो और मुझसे दुश्मनी भी निभा रहे हो, थोड़ी सी तो दया करो। मैं गरीब हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ से भी चली गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। वो हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि तुम हमारे दुश्मन गांव से हो, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो हम सभी गांव वाले तुम्हें धक्के मार कर हमारे गांव से निकाल देंगे। सभी गांव वालों की ऐसी नफरत देखकर तारा चुपचाप अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से चली जाती है और एक जंगल में जाती है। जंगल में जाने के बाद पिंकी अपनी माँ से बोलती है। माँ, ये तो जंगल है और जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बेटा, हम जंगल में हैं, परंतु हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि गांव में बाढ़ आ चुकी है और ये बाढ़ धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच जाएगी। हो सके तो इस जंगल में भी बाढ़ आ सकती है, परंतु ये जंगल गांव से ऊंचा है तो यहाँ बाढ़ को आने में समय लगेगा। जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आती हम यहीं अपना गुजारा करेंगे। और देखो, हम जंगल से ज्यादा अंदर नहीं है, इसीलिए हमें जंगली जानवरों से भी खतरा नहीं है, परंतु फिर भी हमें इस जंगल में अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा ताकि हम जंगल के जंगली जानवरों को खुद से बचा सकें। पर माँ, हम यहाँ पर अपना घर कैसे बनाएंगे? लकड़ियों से बेटा। ठीक है माँ, फिर मैं भी आपकी मदद करूँगा घर बनाने में। माँ, मैं अभी पेड़ों पर जाकर सारी लकड़ियाँ तोड़ लाता हूँ। नहीं बेटा, हमें पेड़ की लकड़ियों को नहीं तोड़ना, पेड़ से ही तो हम जीवित हैं। ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं और हम उन्हीं को काट दें, ये सही नहीं होगा। हम इन सूखी लकड़ियों से अपने घर को बनाएंगे। वो देखो, वो कुछ सूखे बांस के पेड़ और जमीन पर पत्ते और लकड़ियां रखी है ना, हम उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। तारा के बोलने पर पिंकी और राजू उसकी मदद करने लगते हैं और सूखी लकड़ी को जमा करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पिंकी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब तारा राजू के साथ पिंकी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि पिंकी को किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और वह जमीन पर बेहोश अवस्था में पड़ी है। जिसके बाद तारा के आंखों के आंसू नहीं थमते और वह रोती हुई भगवान से बोलती है। हे भगवान, आखिर मेरा क्या कसूर है जो तुमने मेरी जिंदगी में इतने दुख लिख दिए? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? पहले तो तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटे को भी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तारा रोकर भगवान से शिकायत कर ही रही होती है कि तभी एक आकाशवाणी होती है। तारा, ये सब तो बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपने बच्चों को पेड़ के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया।
इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई बांस का घर दूंगा जो हर स्थिति में खड़ा रहेगा। अब से तुम अपने बच्चों के साथ यहीं रहना। अब कुछ देर बाद पिंकी को भी होश आ जाता है। पिंकी के होश में आने के साथ ही वहाँ अपने आप एक जादुई बांस का घर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद तारा अपने दोनों बच्चों के साथ उस घर के अंदर आती है। माँ, आपने ये घर कब बनाया? ये घर तो अंदर से बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। दीदी, ये घर माँ ने नहीं बनाया, ये घर तो जादुई है जो अपने आप बनकर तैयार हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। जादुई बांस का घर बाहर से जितना छोटा होता है, अंदर से उतना ही बड़ा, मानो जैसे वे लोग किसी महल में आ गए हो। उस घर में तारा और उसके बच्चों के खाने पीने और जरूरतों के सामान और चीजें रखी थी, साथ ही पैसा और कुछ गहने भी। अब तारा अपने बच्चों के साथ उसी जादुई बांस के घर में रहने लगती है। तभी जंगल में भी तेज वर्षा होने लगती है और तेज वर्षा होने की वजह से सभी गांव में बाढ़ आ जाती है। कुछ देर बाद उसी गांव के लोग जंगल में आते हैं जिन्होंने तारा को निकाला था। तारा को उस गांव में बांस के घर में देख सभी लोग उसके पास आकर उससे मदद मांगते हैं, जिस पर तारा उन सभी से बोलती है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बाढ़ किसी का नहीं होता। आपने मुझे बहन कहकर अपने गांव से निकाल दिया, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप सभी लोग मेरे घर में आ सकते हैं, क्योंकि बाढ़ का कहर क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलकर तारा उन सभी को अपने घर में आने देती है, लेकिन जादुई बांस का घर उन सभी बुरे लोगों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है, जिनके मन में लालच होता है, और कुछ अच्छे लोगों को उस घर में आने की इजाजत देता है। जैसे ही गांव के लोग उस घर में आते हैं, जादुई बांस का घर अपने आप बड़ा हो जाता है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग उसी जादुई बांस के घर में रहते हैं। और बाढ़ के खत्म होते ही सभी लोग एक बार फिर से अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन तारा अपने बच्चों के साथ उसी घर में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगती है। नेहा अपने पति विवेक के साथ दिल्ली में रहती थी। नेहा वैसे तो कम पढ़ी लिखी थी, मगर वह गुणों से भरपूर थी। चाहे उससे घर का काम करवा लो या फिर सिलाई कढ़ाई वगैरह ये सब करवा लो। नेहा के ससुराल में पति के अलावा उसकी सास भी रहा करती थी। नेहा की सास आए दिन नेहा को किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन नेहा अपने कमरे में बैठकर कुछ सिलाई का काम कर रही होती है। तभी उसकी सास उसे आवाज देती हुई कहती है, अरे ओ करमजली, सारा दिन सिलाई ही करती रहेगी या फिर मुझे कुछ खाने को भी देगी? सुबह से भूखी हूँ मैं। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ। आई माँ जी। नेहा अपनी सास को खाना देती है। नेहा की सास पहला निवाला मुंह में डालती है और अजीब सा मुंह बनाकर नेहा को डांटते हुए कहती है, हे भगवान, तू अपने मायके से कुछ सीख कर आई है या नहीं? इतना बकवास खाना बनाया है तूने, ना स्वाद का पता चल रहा है ना नमक का पता चल रहा है। यही सिखाया है क्या तेरे माँ बाप ने तुझे? माँ जी, नमक तो बिल्कुल बराबर है। ये वही खाना है जो आपने सुबह खाया था, तब आपने कुछ नहीं कहा था, और अब नमक कैसे तेज हो जाएगा? अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बिना बात के तुझे सुना रही हूँ? ले जाइए खाना और अपने माँ बाप को ही खिला दियो, समझी? नेहा रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए फिर से कुछ खाने के लिए बनाकर उसे ला कर देती है। उसकी सास बड़े चाव से खाना खाती है। ऐसे ही आए दिन नेहा की सास नेहा को किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती। ऐसे ही एक शाम नेहा अपने पति विवेक से कहती है, विवेक, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं सोच रही थी क्यों ना मेहंदी लगाना सीख लूं। यहीं पास में एक मेहंदी सिखाने वाला सेंटर खुला है, तो आप मेरा एडमिशन वहाँ करवा दो। मैं मेहंदी लगाना सीख लेती हूँ, कल को ये टैलेंट भी काम आएगा। नेहा माफ करना, तुम माँ को तो जानती हो ना, मैं माँ से तुम्हारे लिए बगावत तो नहीं कर सकता, क्योंकि माँ तुम्हें कभी नहीं जाने देंगी। उनका मानना ये है कि घर की बहू अगर घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। मगर फिर भी सोच लेना,
समय कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर मैं मेहंदी लगाना सीख लेती हूँ तो भविष्य में ये गुण मुझे और मेरे परिवार के लिए काम ही आएंगे ना। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें एक एंड्रॉयड फोन लाकर दे देता हूँ। उस फोन में तुम YouTube से मेहंदी लगाना सीख लो। इससे तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और तुम घर बैठे मेहंदी लगाना भी सीख जाओगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मुझे ये फोन लाकर दे दीजिए, मैं उसी से मन लगाकर मेहंदी लगाना सीख लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद विवेक नेहा को एक एंड्रॉयड फोन लेकर दे देता है। नेहा अब फोन की मदद से घर बैठे ही मेहंदी लगाना सीख लेती है। धीरे धीरे नेहा एक परफेक्ट मेहंदी लगाना सीख जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद विवेक ऑफिस से मन उदास करके अपने घर आता है। तभी उसकी माँ विवेक से कहती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास होकर क्यों बैठा हुआ है? माँ, बहुत बुरा हुआ। मेरी नौकरी चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। क्या तेरी नौकरी चली गई? खैर, तू चिंता मत कर, तुझे कोई और नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विवेक बहुत सी कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब होती जाती है। घर की आर्थिक हालत को देखकर नेहा अपनी सास और पति से कहती है, मैं कह रही थी कि क्यों ना अब मैं मेहंदी लगाना शुरू करूं, इससे 2 पैसे घर पर ही आएंगे और हमारे घर की आर्थिक हालत भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा विवेक कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर निकाल ही लेगा, तू बस चूल्हा चौका ही कर। नेहा की सास नेहा को डांटकर चुप करा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और विवेक को जॉब नहीं मिलती। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत बद से बदतर हो जाती है। आखिरकार अंत में नेहा की सास नेहा से कहती है, बहू, मुझे लगता है कि तूने जो कहा वे बिल्कुल ठीक कहा था। घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है और कहीं ना कहीं अब तू ही हमारा सहारा है। तू जो मेहंदी लगाने का काम कह रही थी वह तू शुरू कर। इसमें मैं और विवेक हम दोनों भी तेरी मदद करेंगे। और बहू, मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुझे किसी न किसी बात को लेकर ताने दिया करती थी, कभी तेरे गुणों को नहीं पहचाना। इसलिए आज से हम दोनों माँ बेटा मिलकर तेरी मदद करेंगे। नेहा को अपनी सास का ऐसा रूप देखकर बहुत खुशी होती है। वे अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कुछ दिनों बाद नेहा पति और सास की मदद से मेहंदी लगाने का सेंटर खोलती है। धीरे धीरे नेहा के बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर बन जाते हैं। नेहा का काम बहुत ही अच्छे से चलने लग जाता है और बीतते समय के साथ साथ घर की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।